Hello, students. How are you all? I'm sure you all are fine, safe, and healthy with your nears and dears. Students, BA पार्ट सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी शोध पद्धति शास्त्र, पिछले 2 वीडियोस में हमने शोध पद्धति शास्त्र पेपर का जो सिलेबस है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 5 यूनिट्स के सिलेबस की हमने चर्चा की। उसके बाद कुछ फ्लो चार्ट्स के माध्यम से हमने सामाजिक अनुसंधान, मानव की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, मानव व्यवहार के वो आयाम जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखता है, और मानव व्यवहार के वो आयाम जिनके बारे में बहुधा विद्वानों का या विचारकों का यह मानना है, मेनली जो सोशियो बायोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि मानव व्यवहार 100% रूप से या संपूर्ण रूप से सीखा हुआ व्यवहार नहीं होता है, बल्कि बहुत सी परिस्थितियों में व्यक्ति अनकॉन्शियसली, रिफ्लेक्सिवली और बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड वे में, कुल मिला के कहें तो इंस्टिंक्चुअली, मूल प्रवृत्ति के कारण भी विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव व्यवहार भी कुछ मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से निर्देशित होता है। उन मूल प्रवृत्तियों को हमने जाना, वो कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं। पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में एलिमेंट्री लेवल पर चर्चा की, जैसे कि ये ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट ऑफ इंक्विजिटिवनेस एंड रिफ्लेक्सिविटी है, इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप है। ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट की वजह से ग्रुप लाइफ ह्यूमन बींग्स की संभव हो पाई, इसीलिए ह्यूमन बींग्स को सोशल एनिमल कहा जाता है, सामाजिक प्राणी कहा जाता है। उसी प्रकार से देखें तो इंस्टिंक्ट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, जानने की इच्छा है, जिज्ञासु होने की जो प्रवृत्ति है, उससे व्यक्ति की जो मानसिक एक जीवन जो है, बौद्धिक जीवन है, वो संभव हो पाया। और इसीलिए संभवतया आज प्लेनेट अर्थ पे जो ह्यूमन बींग्स है, जो स्पीसीज है, उन्हें होमो सेपियंस या बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी मानव कहा जाता है। तीसरी जो इंस्टिंक्ट है वो इंस्टिंक्ट ऑफ वर्कमैनशिप है, कार्य करने की क्षमता। इसी की वजह से व्यक्ति की जो भी इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ या मटेरियल लाइफ और जो कल्चरल लाइफ है, वो इसकी वजह से संभव हो पाया। तो इस प्रकार से हमने कुछ बहुत ही बेसिक बातों पर एक तरह से चर्चा की। अब आगे हम देखते हैं, और इसी पिछले 2 वीडियो में हमने ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मानव को एक सावयव के रूप में रख कर जब देखा और यह देखने की कोशिश की कि उसका जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, उसके साथ मानव जो सावयव है वो किस प्रकार एक्टिवली इंटरेक्शन करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ, और इस एक्टिव इंटरेक्शन की वजह से ही मानव अपने प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ निरंतर अनुकूलन स्थापित करता रहता है, एडेप्टेशन करता रहता है। और इसी अनुकूलन की वजह से जो वैश्विक स्तर पर अपने देखें तो अलग-अलग समय और अलग-अलग स्थान के सापेक्ष जो मानवीय समाजों और संस्कृतियों में जो भिन्नता, जो वेरिएशन देखने को मिलता है, मेनली ये मानव शास्त्री जो हैं, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके अध्ययन का विषय है, उनकी रुचि का क्षेत्र है। उनकी माने तो जो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है, इस इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की वजह से ह्यूमन रेसेस और ह्यूमन कल्चरल जो पैटर्न्स हैं, सोसाइटल पैटर्न्स है, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें एक प्रकार का ग्लोबल वेरिएशन देखने को मिलता है। एक बात और है कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म और जो एनवायरनमेंट है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जहाँ ये इनका जो रिलेशन है वो एक यूनि डायरेक्शनल नहीं है, बल्कि बाई डायरेक्शनल है।
ह्यूमंस जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ से अपने एनवायरनमेंट को, बोथ फिजिकल एंड सोशो कल्चर एनवायरनमेंट, उन्हें प्रभावित करते रहते हैं और साथ ही अपने एनवायरनमेंट से निरंतर प्रभावित भी होते रहते हैं, और इसी प्रभाव की वजह से ही उनका उत्तरोत्तर जो उद्विका से इवोल्यूशन होता गया है, और आज आज जो वर्तमान विकास का जो स्तर है उस तक मानव होमोसेपियंस सेपियंस पहुंच पाया है। अब आगे की जो फ्लो चार्ट्स हैं उनमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मेधावी मानव जो है अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से बहुत सी जो तरीकों से अपने चारों ओर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जानकारी या ज्ञान, नॉलेज या इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करता है, और विभिन्न जो घटनाएं हैं उनके पीछे छुपे जो वास्तविकता है, ट्रुथ दैट लाइज बिहाइंड द रियलिटी ऑफ वेरियस फिनोमिनन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। समझ गए? हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है, भले ही वो भौतिक हो, भले ही सामाजिक सांस्कृतिक हो, उसमें जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं के पीछे या उन घटनाओं का जो यथार्थ है उसके पीछे छुपे सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य निरंतर प्रयास करता रहा है, और अलग अलग ऐतिहासिक कालखंडों में अलग अलग एक तरह से डोमिनेटिंग मोड ऑफ थिंकिंग मनुष्य की रही है। और बहुत से जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, मेनली जो आपके अगस्ट कॉम्ट है, उन्होंने भी जो थ्री स्टेजेस लॉ ऑफ द थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग और ह्यूमन इवोल्यूशन में यही दर्शाने की कोशिश की है कि अब तक मानव जो जाति है वो 3 प्रकार की डोमिनेटिंग जो मोड ऑफ थिंकिंग है उन अवस्थाओं से गुजरते हुए आज जो एक सबसे रिफाइंड या हाईएस्ट या सबसे जो वैज्ञानिक जो मोड ऑफ थिंकिंग है उसके स्तर पर पहुंचे हैं, जो आधुनिक काल में आज जो एक डोमिनेटिंग मोड ऑफ थिंकिंग है जिसे उन्होंने पॉजिटिविस्टिक स्टेज कहा है ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। पहले की जो 2 अवस्थाएं थी, सबसे पहले थियोलॉजिकल और फिक्टिशियस मोड ऑफ थिंकिंग, उसके बाद में मेटाफिजिकल और स्पेकुलेटिव मोड ऑफ थिंकिंग, और लास्ट साइंटिफिक या पॉजिटिविस्टिक मोड ऑफ थिंकिंग। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न घटनाओं के सत्य तक पहुंचने के अलग अलग तरीके मनुष्य ने हमेशा अपनाए हैं। जैसे कि ये देखिए, थियोलॉजिकल पाथ हो सकता है घटना की वास्तविकता तक पहुंचने के लिए, मेटाफिजिकल पाथ हो सकता है, कॉमन सेंस रीजनिंग हम यूज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आवर कॉमन सेंस, हमारी जो दैनिक मंडेन रीजनिंग है उसके आधार पर भी हम घटनाओं की व्याख्या करने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं। और इनमें आज का जो डोमिनेटिंग मोड ऑफ थिंकिंग है, जिसे हम साइंस कहते हैं, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वो आज की जो आधुनिकता का युग है, ये जो मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग है, उसे हम साइंटिफिक थिंकिंग के रूप में जानते हैं। अब देखिए, होमो सेपियंस सेपियंस है, वो नोविंग द वर्ल्ड अराउंड अस, वो क्या कोशिश करता है, वो अपने चारों ओर की जो दुनिया है उसमें घटित होने वाली जो घटना है उनको जानने की कोशिश करता है। अब वो थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी कर सकता है, जो इतिहास में हम देखते हैं विभिन्न युगों में होती भी रही है। कॉमन सेंस के बेसिस पे वो अपने चारों ओर की घटनाओं की व्याख्या कर सकता है। मेटाफिजिकल एरा भी आई 17th और 18th सेंचुरी, जो एक तरह से मॉडर्न साइंसेस के पहले की जो अवस्थाएं थी, जिनकी वजह से मॉडर्न साइंसेस का उद्भव हुआ। इन अलग अलग तरीकों से मानव अपने चारों ओर के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली घटनाओं की व्याख्या निरंतर करता रहा है। तो अब हमारा जो फोकस है, क्योंकि हम एक तरह से सोशियोलॉजी में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है और सोशल साइंटिफिक जो रिसर्च है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो एक फोकस है वो साइंटिफिक मोड ऑफ थिंकिंग पे है, साइंटिफिक मोड ऑफ इंक्वायरी पे है। और इस संदर्भ में एक बात और मैं क्लियर करूं आपको कि साइंस के संबंध में, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, उसके संबंध में भी 2 प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक तरफ एक जो शुरुआती दौर था
उसमें विज्ञान को एक विषय वस्तु के रूप में परिभाषित करने की परंपरा थी। तो इस परंपरा को मानने वालों का मानना था कि विज्ञान जो है वो एक विशेष प्रकार की विषय वस्तु है, एक सब्जेक्ट मैटर है। तो उस सब्जेक्ट मैटर की पहचान की जा सकती है। इस रूप में अगर हम उसको एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में देखें तो वो एक वैलिड, रिलायबल और ऑर्डर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग है। किसी भी घटना के बारे में जो वैध, विश्वसनीय और एक व्यवस्थित जो सूचना हमें प्राप्त होती है, उसे विज्ञान माना गया। तो इस रूप में देखें तो विज्ञान एक प्रकार की कंटेंट यानी कि विषय वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया, जो हमें एक स्टडी मैटर था, मटेरियल था, जो हमें व्हाट के बारे में जानकारी देता था, अर्थात व्हाट वी नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो ये अंतर वस्तु या विषय वस्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न था। जबकि दूसरा जो एक तरीके से विज्ञान की व्याख्या जो की गई, उसके अनुसार विज्ञान एक मेथड है, एक प्रोसीजर है। अ प्रोसीजर ऑफ व्हाट? प्रोसीजर ऑफ नोइंग द ट्रुथ बिहाइंड द रियलिटी ऑफ समथिंग। तो इस रूप में देखें तो ये एक फॉर्म को दर्शाता है, एक मोड ऑफ थिंकिंग, एक मोड ऑफ इंक्वायरी, एक मोड ऑफ और वे ऑफ डूइंग समथिंग। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, इस प्रश्न के उत्तर से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है और जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको हम कैसे जान सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण बन जाता है, वो है व्हाई समथिंग दैट हैपन्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस इज सो एज इट इज। हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उस रूप में क्यों घटित हो पा रहा है। क्या उसमें कोई कॉजल रिलेशन हम ढूंढ सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के जो रिलेशंस हैं उनको ढूंढ सकते हैं। अगर ढूंढ सकते हैं तो ये जो व्हाट, व्हाई और हाउ, ये जो कॉम्बो आपका हुआ, व्हाट, वाई एंड हाउ, दो डब्लू और होते हैं, व्हेन और हु या हुम। लेकिन ये जो दो डब्लू हैं ये सोशल साइंसेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, और पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी जैसे जनरलाइजिंग साइंस में व्हेन और हु ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो ये जो 5 डब्लूज हैं, इनमें से जो फर्स्ट 3 डब्लूज हैं, व्हाट, वाई, हाउ, क्या घटित हुआ, कैसे घटित हुआ और क्यों घटित हुआ, इन प्रश्नों के जवाब के रूप में अगर हम विज्ञान को परिभाषित करें, या इन तीनों प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल थिंकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग, उसे हम थ्योराइजिंग बोलते हैं। थ्योराइजिंग इन सोशियोलॉजी या सोशल साइंसेस, समाज विज्ञानों में सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया। तो एक बार फिर से हम थ्योराइजिंग को परिभाषित करें तो देख सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के यथार्थ से संबंधित सत्य को जानने के लिए विभिन्न घटनाओं के क्या, क्यों और कैसे से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए जो कुछ भी सैद्धांतिक प्रयास किए जाते हैं उन्हें हम थ्योराइजिंग बोलते हैं या थ्योरी बिल्डिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, अच्छा, अब एक जो साइंस को हमने एक दो तरीके से परिभाषित किया है, एक मेथड के रूप में और एक प्रोसीजर के रूप में या एक कंटेंट के रूप में। तो यहाँ देखिए इस जो फ्लो चार्ट है इसमें साइंस ए सिस्टम ऑफ नोइंग, जानने का एक तरीका है, जानने का एक सिस्टम है। अब हमने पहले बात की थी कि एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस, उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं उनका अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक विषय हैं उन्हें जनरली फिजिकल साइंसेज या नेचुरल साइंसेज बोलते हैं। और उनके उदाहरण भी हमारे पास है, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एटसेट्रा। ये जितने भी वैज्ञानिक अध्ययन है ये मैटर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की, वस्तु की, पदार्थ की। और पदार्थ चूंकि
उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती, उसकी कोई पर्पसिव एक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट से पदार्थ या मैटर को एक इनपुट मिलते हैं और इन इनपुट, ये जो स्टिमुलस के रूप में मिलते हैं, इनके रिगार्डिंग वो एक तरह से रिस्पॉन्ड करता है पैसिवली, और ये हमेशा एक ही तरीके से होता है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। उदाहरण के रूप में देखें तो सोडियम को अगर खुली हवा में रखें तो वो थोड़ी देर में जल जाता है। इसीलिए सोडियम के इस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, सोडियम को लेबोरेटरीज में पानी में डुबो कर रखा जाता है ताकि वो आग न पकड़ पाए। अब दूसरी तरफ जो सोशल साइंसेज हैं या सोशल एनवायरनमेंट है, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट है, उसकी जितनी भी घटनाएं हैं, मेनली जो सामाजिक व्यवहार से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनका अध्ययन करने के लिए जो वैज्ञानिक अध्ययन या व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं, उन सबको हम सोशल साइंसेज बोलते हैं। तो एक तरफ फिजिकल साइंसेज होगी, एक तरफ सोशल साइंसेज होगी। सोशल साइंसेज की भी हमारे पास उदाहरण इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, और वेरी लवली सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। ये जितने भी समाज विज्ञान है, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर यानी कि एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर एक तरह से पर्पसिव एक्शंस होता है, एक्शंस को कहते हैं हम। और उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स with their consciousness, with their level of consciousness and a kind of thought process. They are not participating in different social behaviors passively. वो अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी चिंतन प्रक्रिया से, अपनी जो एक तरह से चेतना का जो स्तर है, उसके साथ विभिन्न घटनाओं में भागीदारी निभाते हैं। और इसीलिए ये जो साइंसेज होती हैं, इनको और होमो हर्मेनेटिकस या हर्मेनेटिकल जो मैकेनिज्म है, उसका ये पालन करते हैं। ये पैसिवली जो अपने एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस मिलता है, उनका ये रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, ये एक्चुअली में एक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति की वजह से मानव ने शुरू से ही अपने चारों ओर के प्राकृतिक और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की। इन्हीं प्रयासों के चलते आधुनिकता के युग में आधुनिक अध्ययनों का जन्म हुआ, उद्भव हुआ, विकास हुआ। एक तरफ मैटर की स्टडी करने वाले प्राकृतिक विज्ञानों अस्तित्व में आए, और दूसरी तरफ मानव के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आए। अब हम देखते हैं कि जो सोशल साइंसेस है, इस पे हम फोकस करते हैं। देखिए, ह्यूमन जो बिहेवियर है, ह्यूमन सोशल बिहेवियर या ह्यूमन सोसाइटी है, उसकी स्टडी करने के लिए अलग अलग जो सोशल साइंसेज है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, और ये जो विषय है, ये सब मनुष्य के सामाजिक व्यवहार या मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानव अनुभवों का अध्ययन करते हैं। देखिए, ऑल सोशल साइंसेस क्लेम टू बी द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंटरप्राइज या ह्यूमन एक्सपीरियंस। मानव अनुभवों या मानव जो कार्य क्रियाकलाप हैं, उनके जो अलग अलग आयाम है, उन आयामों को ये अलग अलग समाज विज्ञान अपने अपने विषय वस्तु, अपने अपने अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में स्थापित करते हैं। और अलग अलग पाथ्स हैं, ये पाथ 1, ये पाथ 2, इस प्रकार से अलग अलग इनके पाथ्स हैं। ये पाथ एक्चुअली में उनके पर्सपेक्टिव्स को शो कर रहे हैं। जो अलग अलग समाज विज्ञान है, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से एक ही अध्ययन वस्तु, जो कि मानव का सामाजिक व्यवहार है, उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन ये अपने, चूंकि इनका दृष्टिकोण अलग होता है, इसलिए इनमें जहाँ विषय वस्तु को लेकर समानता है, वहीं अपने दृष्टिकोण को लेकर, अपनी अप्रोच को लेकर, अपने एम्फेसिस को लेकर इनमें भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए, जो सोशियोलॉजी की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंसेस। समाजशास्त्र चूंकि मनुष्य का सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है और एक जनरलाइजिंग साइंस है, इस रूप में समाजशास्त्र
एक बड़ा ही व्यापक क्षेत्र वाला विषय है और अलग अलग जो समाज विज्ञान है उनके साथ इसकी जो आपके इंटेलेक्चुअल किनशिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है। इसके जो लिंक्स अप हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, सोशल साइंस के साथ, उनके साथ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। अब जो डिफरेंसेस की हम बात करें और सिमिलरिटीज की बात करें अलग अलग सोशल साइंसेज में, तो दे अप्रोच द सेम सब्जेक्ट मैटर, दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर with different paths, that is their perspectives are different. Subject matter is same but the perspectives are different. और similarities क्या है? They all share one thing in common. And what is that common thing? The procedure, the process of studying their subject matter, and और जो ये प्रोसीजर होता है सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने की जो पद्धति है जिसको हम द साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस एसआरपी बोलते हैं, वो इन सब में समान है। अंतर पर्सपेक्टिव का है, अध्ययन वस्तु की समानता है, और उस अध्ययन वस्तु की स्टडी करने के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं उसके आधार पर भी विभिन्न समाज विज्ञानों में एक प्रकार की समरूपता मोटे रूप से बताई जा सकती है। अब देखिए जो ये साइंसेज हैं उन्हें हम स्पेशलाइजिंग सोशल साइंसेज और जनरलाइजिंग सोशल साइंसेज, ये दो और कैटेगरीज होती हैं जो इस आधार पर निर्धारित होती हैं कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या एकेडमिक डिसिप्लिन है वो मानव व्यवहार के किसी एक विशिष्ट पहलू को अपने अध्ययन का विषय बनाकर एक स्पेशलाइज स्टडी करता है और अपनी फाइंडिंग्स को वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही, मानव व्यवहार के पर्टिकुलर क्षेत्र में ही लागू करता है। तो ऐसे जो समाज विज्ञान है उन्हें हम स्पेशलाइजिंग सोशल साइंसेस बोलते हैं। इनकी परिभाषा हम देखें तो इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट, आस्पेक्ट और डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन एंटरप्राइज और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ऐसे हमारे पास कुछ उदाहरण जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉ हो गया। ये कुछ ऐसे सोशल साइंसेस हैं जो मानव के व्यवहार के कुछ विशिष्ट आयामों को, जैसे इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके संबंध में अध्ययन करता है। पॉलिटिकल साइंस है वो पावर स्ट्रक्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जो समाज में निर्णय कौन लेता है, लॉज कौन बनाता है, उनके बारे में स्टडी करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है, रैशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, उनमें किस प्रकार से जो निर्धारित सामूहिक लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्ति करने के लिए उपलब्ध जो मानवीय और एक तरह से मशीनी, मानवीय और जो भौतिक संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उनकी स्टडी जिससे रिलेटेड होता है। इसी प्रकार से लॉ है वो भी एक विशिष्टीकृत ज्ञान है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे सोशल साइंसेज हैं जो जनरलाइजिंग सोशल साइंस बोलते हैं, इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन सोशल बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन एंटरप्राइजेज इन इट्स टोटलिटी एज ए होल। अब ये सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मानव व्यवहार के किसी एक विशेष आयाम को की स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि मानव, उसके जीवन और उसकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को उनकी संपूर्णता में, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक संपूर्णता में उसके जीवन की वो स्टडी करते हैं। इसलिए इनको जनरलाइजिंग सोशल साइंसेस हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हाँ, दो और टर्म्स आपके ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है इसमें दो और टर्म्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, वो आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे एक होता है, अब चूंकि हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अध्ययन माना गया है मानवीय व्यवहार का, तो विज्ञान के संबंध में दो और टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा। एक तो हिस्ट्री ऑफ साइंस और एक होता है फिलोसॉफी ऑफ साइंस। हिस्ट्री ऑफ साइंस का मतलब है कि एक विशेष जो विज्ञानों का जो उद्भव हुआ है आधुनिक युग में या यूरोप में, जब आधुनिकता का उद्भव हुआ और विकास हुआ, उसी समय प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दुनिया, जो वर्ल्ड्स हैं, नेचुरल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड और जो सोशो कल्चरल वर्ल्ड है, उनकी जो विभिन्न घटनाएं हैं उनके व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के उपयोग के आधार पर जो भी अध्ययन किया जाता है उन पर जोर दिया गया। तो विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से लोग, किन किन लोगों का और उनकी फिलोसॉफीज का वैज्ञानिक जो एक स्पेक्ट्रम चला, उनमें योगदान रहा, इन सब के बारे में विचार जब किया जाता है तो विज्ञान के इतिहास की बात की जाती है।
और इस प्रकार से किसी एक विशेष, जैसे समाजशास्त्र है उसको वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं, तो समाजशास्त्र का इतिहास जो है वो हम कहेंगे हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। और हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी पर लिखने वाले जो लोग हैं वो हिस्टोरियन ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं। जैसे साइंस एज ए डोमिनेटिंग मोड ऑफ थिंकिंग एंड नोइंग, उसी प्रकार से एक टर्म है फिलोसफी ऑफ साइंस। अब एक तरह से विज्ञान को एक दर्शन के रूप में कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान का जो आइडिया है या एक 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 जो थ्योरेटिकल एक अंडरपिनिंग्स है, थ्योरेटिकल बेस जो है विज्ञान का, उसके संबंध में जब चर्चा की जाती है तो उसको फिर फिलोसॉफी ऑफ साइंस कह देते हैं। विज्ञान का दर्शन, नेचर ऑफ रियलिटी, what kind of or what aspects of that reality can be known, how to know a particular version of social phenomena। तो ये जितने भी थियोरेटिकल और फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स और डिस्कोर्स हैं, उन सब को मिलाकर हम जैसे कि लॉजिक ऑफ इंक्वायरी, द नेचर ऑफ रियलिटी, द लॉजिक ऑफ वेरियस मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं थियोरेटिकल, इन सब को हम फिलोसॉफी ऑफ साइंस के रूप में मानते हैं। अब ये वेरियस इज़म्स हैं, जैसे रैशनलिज्म। अब फिलोसॉफी ऑफ साइंस और हिस्ट्री ऑफ साइंस को अगर जोड़ दें हम, तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो वैचारिक आंदोलन थे या एक तरह से अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल इज़म्स थे, इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफीज थी, जैसे रैशनलिज्म हो गया, पॉजिटिविज्म हो गया, एम्पिरिसिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, आइडियलिज्म हो गया, इसेंशियलिज्म हो गया, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, इंटरप्रेटिविज्म हो गया, आपका रिलेटिविज्म हो गया और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म हो गया। ये जो जितनी भी एक तरह से इज़म्स हैं, इन सब को मिलाकर ही हम फिलोसॉफी ऑफ साइंस बोलते हैं। ये जितने भी इज़म्स हैं, इनको स्थापित करने वाले अलग अलग जो विद्वान थे, उन सब ने सामाजिक प्रकृति, सामाजिक यथार्थ का अस्तित्व चेतना में है या वस्तुनिष्ठ है, उस सामाजिक यथार्थ को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, कौन सी पद्धतियां उपयोग में ली जा सकती है, कौन सी तथ्य संकलन की कौन सी तकनीकें यूज की जा सकती है, जो अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स हैं उनके रिलेटिव जो एक तरह से उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, ये सारे जो फिलोसॉफिकल एक डिस्कोर्स है, इसको हम फिलोसॉफी ऑफ साइंस बोलते हैं। और इसे ही हम कई बार मेथोडोलॉजी शब्द भी यही होता है। द मेथोडोलॉजी मतलब study logy of methods, study of scientific study of methods, the theoretical or philosophical discourse related with the application of or the use of a particular method is called methodology। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि दो चीजें इसमें और दो और टर्म्स हैं जो काफी फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। वो एक तो है दी ओंटोलॉजिकल डिबेट और एक होती है दी एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट। हिंदी में हम देखें तो यह है तत्व मीमांसा और यह है ज्ञान मीमांसा, राइट। तो जहां तक तत्व मीमांसा का सवाल है, वो इस बात से संबंधित है कि जो भी चीज अस्तित्व में है, जो भी बीइंग है, पदार्थ है, उसका अस्तित्व को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं। द नेचर ऑफ ह्यूमंस, अगर हम सामाजिक विज्ञानों की बात करें तो नेचर ऑफ ह्यूमंस, नेचर ऑफ द सोशल, सामाजिक क्या होता है, नेचर ऑफ द रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड दी सोसाइटी, एक व्यक्ति और समाज, यानी कि एक यूनिट और एक होल, एक इकाई और संपूर्ण के बीच का जो रिलेशन है, उसकी प्रकृति क्या कैसे होती है। क्या ये दो तरफा रिलेशन होते हैं या एक तरफा रिलेशन होते हैं? क्या होल अधिक महत्वपूर्ण है और यूनिट का कोई अस्तित्व नहीं है, या यूनिट का भी काफ़ी होल को निर्धारित करने में महत्व होता है? इस प्रकार की जो फिलोसॉफिकल एक तरह से जो थिंकिंग है, वो ओंटोलॉजिकल डिबेट कही जाती है। तत्व मीमांसा, तत्व की प्रकृति से जुड़ा हुआ जितना भी जो एक तरह से दार्शनिक वर्णन है, उसे हम ओंटोलॉजिकल डिबेट बोलते हैं। उसी प्रकार से जो एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट है, जिसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं, इसे थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत, कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप, दिस काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी
आर नोएबल, और दूसरा है व्हाट वे एंड प्रोसीजर दिस नोएबल इज नोन बाय द नोअर। अब देखो 3 शब्द यहाँ आ गए, नोअर, नोन एंड नोइंग, जानना। यानी कि नोइंग मतलब जानने की प्रक्रिया, प्रोसेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से हम, नोवर इज द पर्सन हु इज रिसर्चिंग, हु इज डूइंग द रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक, द सोशियोलॉजिस्ट यहाँ पे, और टू बी नोन इज द सब्जेक्ट मैटर विच इज अंडर स्टडी, सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, और यहाँ पे ये ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोशल बिहेवियर हो गया। तो नोविंग, नोवर एंड टू बी नोन, ये सारे मिलकर एक तरह से द सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज है उसका आधार बनाते हैं, आधार तैयार करते हैं। और इस सारी प्रक्रिया के संबंध में 2 बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा होती है, ओंटोलॉजिकल डिबेट और एक एपिस्टेमोलॉजिकल डिबेट। यानी कि सामाजिक यथार्थ की प्रकृति क्या है और उस सामाजिक यथार्थ के किस हिस्से को या कितने भाग को हम जान सकते हैं, और अगर जान सकते हैं तो किन पद्धतियों के आधार पर जान सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसके आधार पर हम मानव व्यवहार या मानव समाज की यथार्थ को जान सकते हैं। अब ये एक लास्ट स्लाइड है, इसमें एपिस्टेमोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ए प्रायोरी नॉलेज, ए पोस्टीरियरी नॉलेज। अब ये ए प्रायोरी, ए पोस्टीरियरी, ये लैटिन वर्ड्स है 2। अब ए प्रायोरी का मतलब होता है कि आपको पहले से ही आपके इंट्यूशन के बेसिस पे या आपके अनुभव के आधार पर आपके कुछ प्री ऑक्यूपेशंस होते हैं, कुछ प्री पोजिशंस होती हैं, जिनके बेसिस पे आप किसी भी प्रकार का एक जनरलाइजेशन या एक प्रकार का जनरलाइज स्टेटमेंट आप जारी करते हैं। आप समाज या मानव व्यवहार के की व्याख्या करने के संबंध में एक सामान्य एक ऑब्जर्वेशन अपना देते हैं। उसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, और उन हाइपोथेसिस के आधार पर आप विभिन्न जो घटनाएं हैं उनके संबंध में आनुभविक तथ्यों का संकलन करते हैं। इन संकलित तथ्यों को अलग अलग जो प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग जो स्टेप्स हैं, उनसे गुजरते हुए एनालाइज करते हैं, प्रेजेंटेशन उनका किया जाता है, और उसके आधार पर फिर जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी उन्हें या तो एक्सेप्ट किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है। अब यदि हाइपोथेसिस एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पे एक्सेप्ट हो जाती है, तो जो थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट हमने बिगिनिंग में या शुरुआत में अपने अनुभव के आधार पर रखा था, उसे हम कहते हैं कि वो जो एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट था वो वेरीफाई हो जाता है, यानी कि वो कंफर्म हो जाता है, तो वो थ्योरी का रूप ले लेती है। और यदि एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पे हाइपोथेसिस रिफ्यूट हो जाती हैं, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती हैं, तो वो जो थ्योरी थी, जो एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट था शुरू में, एट द बिगिनिंग, एट द वेरी आउटसेट, उसे हम कहते हैं वो एक तरह से रिफ्यूट हो गया। तो ए प्रायोरी नॉलेज के बेसिस पे थ्योरी वेरिफिकेशन का काम किया जाता है। कौन सा सिद्धांत वो सही है या गलत है, इसके बारे में हम ए प्रायोरी नॉलेज के बेसिस पे पता करते हैं। और ये जो एक लॉजिकल रीजनिंग की जो एक मेथड है, या एक वे है, या एक डायरेक्शन है, उसे हम एक तरह से डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। और इसी को डिडक्टिव रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड या साइंस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप जनरल से पर्टिकुलर की ओर आर्ग्यूमेंट की जो डायरेक्शन है वो जनरल से पर्टिकुलर की ओर होती है। सबसे पहले हम एक सामान्य एक विचार रखते हैं, और फिर उस सामान्य विचार की सत्यता की वैधता को हम आनुभविक तथ्यों के आधार पर पी पर्टिकुलर के आधार पर देखने की कोशिश करते हैं कि वो सही है या नहीं। अगर सही हो जाता है तो थ्योरी बन जाता है, थ्योरी कंफर्म हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाता है, और नहीं होता है तो उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिफ्यूट कर दिया जाता है। इसी प्रकार पोस्टीरियरी नॉलेज है, ये एक तरह से जो थ्योरी जनरेशन का काम के लिए इस प्रकार की इस मेथड को यूज किया जाता है। इसमें हम अपने अनुभव के आधार पर, अपने अवलोकन के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर तथ्य इकट्ठे करते हैं, और इन तथ्यों को प्रोसेस करने के बाद एक जनरलाइजेशन हम करते हैं, और उस जनरलाइजेशन के आधार पर हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो ये जो मोड ऑफ रीजनिंग है, इसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, इंडक्टिव मोड ऑफ आर्गुमेंटेशन बोलते हैं। और ये इंडक्टिव रीजनिंग है, आर्गुमेंट है, इसकी डायरेक्शन हमेशा पर्टिकुलर से जनरल की ओर होती है। यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, और उसके आधार पर एक जनरलाइज, और आपने एक
ऑब्जर्वेशन दे दिया, एक जनरलाइज स्टेटमेंट आपने दे दिया, जो अगर उसको टेस्ट करने के बाद वो सही है तो वो थ्योरी का रूप ले लेता है। और ये जो एक डायरेक्शन, इसको लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस बोलते हैं। पेरेटो ने समाजशास्त्र को लॉजिको एक्सपेरिमेंटल साइंस ही मानना है। तो ये दोनों ही प्रकार की जो इंडक्टिव रीजनिंग है और डिडक्टिव रीजनिंग है, ये सोशल साइंसेज में हम यूज़ करते हैं। समाजशास्त्र भी इन दोनों जो तर्क की जो दोनों विधियां हैं, इनका उपयोग करते हैं। एक तरफ जहाँ इन तर्क की विधियों से थ्योरी जनरेशन का काम होता है, वहीं थ्योरी वेरिफिकेशन का काम भी किया जाता है। तो आज की जो लेक्चर था, उसमें हमने अलग अलग जो फ्लो चार्ट्स के माध्यम से एक बहुत वास्ट हमने एक तरह से पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की है। और ये जो बिंदु हैं, ये यदि आप थोड़ा सा भी इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ पाते हैं या रिटेन कर पाते हैं अपने माइंड में, तो मेरे हिसाब से आगे की जो यात्रा है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। बहुत बार बार ये टर्म्स यूज़ आनी है, ये टर्म्स काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल की होती हैं। 3-4 बार आपको बार इसको वीडियो को आप देखो तो आपको थोड़ा थोड़ा यू विल फील अक्वाइंटेड विद दीज टर्म्स, एंड दैट विल बी ऑफ हाईली यूजफुल फॉर यू in moving ahead. Getting my point? तो आज के लिए इतना ही. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.